नमस्कार, आज हम लोग देखेंगे सीटेट का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसका एक गद्यांश दिया हुआ है ऊपर में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। लिखा है डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 128 तक। कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नीचे को जो गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद गद्यांश से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, कहता है perhaps the worst of the ordeals was to be shut in a darkened room for long uncertain period in solitary confinement and complete silence। कह रहा है कि शायद उसके जीवन का ये सबसे एक रहस्यमय और सबसे कठिन समय रहा होगा, जो एक बंद कमरा में, अंधेरा कमरा में अकेला वो जस्ट लाइक कारावास की तरह वह गुजारा होगा। देयर वॉज नो साउंड सर्टेन पीरियड्स यहाँ फिर यहाँ से देखिए, कह रहा है गैगरिन हिमसेल्फ डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस। गैगरिन जो है अपने आप में उस एक्सपीरियंस को, जो उन्होंने बंद कमरे में गुजारा, उस चीज को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। There was no sound, not even the slight rustles, no movement of the air, nothing। कह रहा है ना तो वहां कोई उस कमरे में साउंड था, ना ही कोई सरसराहट की आवाज थी, यहाँ तक कि हवाओं का भी कोई खरखराहट या हवाओं का भी कोई आवाज नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था। ये कह रहा है इट वॉज uncanny and unerring। He would shut his eyes and imagine himself in a space cabin। अपने आप को उन्होंने आंख बंद किया और अपने आप को वो एक स्पेस का एक केबिन में पाता है। लुकिंग एट द वर्ल्ड पासिंग जनरेट हिम और समटाइम ही वुड रेसिट हाफ एंड रिमेम्बर पोइट्री टू हिमसेल्फ। अपने आप को वो जब आंख बंद करता है तो वो ऑर्बिट में, अंतरिक्ष का कक्ष में पाता है और वह महसूस करता है कि वह बंद कमरे में जो है, वो बंद कमरा नहीं है, वह एक अंतरिक्ष का जो है कक्ष है और उसमें वो अपने आप को कुछ कविता जो है आधा अधूरा वो अपने आप को वो सुना रहा है। When came पैराशूट ट्रेनिंग, और फिर पैराशूट ट्रेनिंग का जो है समय आता है। गैगरिन मेड 40 पैराशूट जंप्स फॉर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज। गैगरिन जो है किसी तरह से 40 पैराशूट छलांग लगाता है, बहुत ही कठिनाई के साथ। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स वाज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस। इसके जो पैराशूट ट्रेनिंग जो था, उसमें उनका सबसे बढ़िया और सबसे रोमांचक उसके लिए ये बात थी, इंटरेस्टिंग ये बात थी कि वो वेटलेसनेस मतलब किस तरह से आदमी अपने आप को हल्का महसूस करता है, वो अनुभव उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इसको ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछने वाला है, तो ये लाइन को आप अच्छे से समझिएगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। फिर कह रहा है इन द अर्ली स्टेज द एक्सप्रेस लाइफ ऑफ द ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग वाज यूज्ड फ्रॉम द 28th फ्लोर टू द बॉटम एलो अ ड्रॉप ऑफ 500 फीट। मॉस्को यूनिवर्सिटी का एक एक्सप्रेस द एक्सप्रेस लाइफ ऑफ ग्रेट बिल्डिंग है, उससे लगभग 28 फ्लोर्स मतलब 28वीं मंजिल से उसको छलांग लगाना था और 28वीं मंजिल से छलांग लगाना जैसे 500 फीट की वहां से दूरी रही होगी और वहां से उसको ड्रॉप किया जाता है एट अ सर्टेन हाई स्पीड। स्पीड जो रहती है एक निश्चित एक तीव्र गति रहती है। द पैसेंजर वुड फाइंड हिमसेल्फ सस्पेंडेड बिटवीन द फ्लोर एंड फीलिंग ऑफ द लिफ्ट विदाउट सपोर्ट। वो जो पैसेंजर होता है जिसको छलांग लगवाया जाता है, उसको उस बिल्डिंग से नीचे में कोई लिफ्ट नहीं होता है, कोई भी उसको सपोर्ट के लिए कोई चीजें नहीं होती है। फिर उसको हवा में जस्ट उसको ऐसे सपोर्ट, बिना कोई सपोर्ट का हवा में उसको लटका दिया जाता है। अब कह रहा है कि दिस वाज अ कन्वीनियंट एंड एक्सपेंसिव वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग जीरो ग्रेविटीज। उसके जीवन का ये एक यादगार पल रहता है कि जीरो ग्रेविटी में, जहां पे बिल्कुल ग्रेविटी ना हो, बिना कोई सहारा का
वो जो है हवा में लटका हुआ रहता है। और कह रहा है दिस was a convenient and the expensive way of, बिना कोई खर्च का, बिना कोई पैसा का उसको जीरो जीरो ग्रेविटी का जो है आनंद मिला। Special air brakes prevented the lift from crashing as it reached the bottom। अब लिफ्ट को जो है एक स्पेशल एयर ब्रेक्स जो है वो क्रैश होने से बचा लेता है। फिर है यहाँ ऑन मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 गैगरिन रोज एट 5:30। कह रहा है कि 12 अप्रैल की बात है, 12 अप्रैल की सुबह गैगरिन जो है वो 5:30 में जगते हैं। इस पॉइंट पे भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ये टाइम आपको पूछा जाएगा, तो रिमेंबर रखना जरूरी है। He was zipped into a complicated spacesuit on top of which went a pale blue। इस वर्ड को भी आप ध्यान से देखिएगा, ये पेल ब्लू पे भी चर्चा किया गया है क्वेश्चन में आगे। कह रहा है कि 12 अप्रैल का मॉर्निंग की बात है, गैगरिन जो है 5:30 बजे जगते हैं और उसको एक स्पेशल सूट में जो है जिप्ट किया जाता है। जिप्ट मतलब होता है कि वो जो अंतरिक्ष यात्री सब होता है ना, उसका जो सूट होता है उसमें जिप रहता है, तो जिप करना मतलब उसमें उसको पूरी तरह से पैक कर देना। तो जिप्ड किया जाता है उसको, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूट होता है जिसका ऊपर में जो है आपको पेल ब्लू कलर का एक फाइबर सूट रहता है, और फिर फाइनली ऑरेंज कलर का उसके ऊपर उसको एक सूट दिया जाता है। एन एयरफोर्स बस ड्रॉप हिम टू द लॉन्चिंग साइट इन कंपनी विथ वेरियस हेल्पर। और फिर एक बस आती है जो कि एयरफोर्स की बसें होती है, और वो बस पे उसको कुछ हेल्पर के साथ उसको ड्रॉप किया जाता है। कहाँ ड्रॉप किया जाता है? तो लॉन्चिंग साइट, जहां से लॉन्च होता है। अब कह रहा था द gantry lift took him up 100 feet to the nose of the rocket and he entered the cabin। और वो gantry lift जो है उसको रॉकेट के बराबर ऊंचाई पे ले जाता है केबिन में। नेम वोस्टॉक, उसका नाम था वोस्टॉक, ये याद रखिएगा। वोस्टॉक पहले बार जो है पृथ्वी का परिक्रमा किया था ये गैगरिन जो है पृथ्वी का परिक्रमा वोस्टॉक नाम का यंत्र पे जो है वो किया था। देखिएगा विथ अ वेव टू डोज ब्लो। अब वहां से वो नीचे का नजारा याद करते हैं। अब इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिया गया, अब इसमें कुछ वर्ड जो है हम उस पे भी चर्चा करते हैं। इस वर्ड को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रेप्स का मतलब होता है शायद, वो सबसे बुरा, फिर ऑडियंस कठिन परीक्षा, फिर सट बंद करना, अनसर्टेन अनिश्चित समय के लिए, फिर है सॉलिडिटी, सॉलिडिटी मतलब होता है अकेला एकांत रूप से, फिर है यहाँ पे कन्फिनमेंट कारावास, कन्फिनेंट बंधक या कारावास दोनों इसको बोला जाता है। स्लाइटेड थोड़ी सी हल्की सी कह सकते हैं। रस्ट, यहाँ रस्ट स्पेलिंग शायद मिसिंग होगा, रशल होगा यहाँ रस्ट। ठीक, इसका मतलब होता है खड़खड़ाना या सरसराना। फिर है अनकैनी, विचित्र सा भयानक सा। जब इसको बंद किया गया था तो वहां पे इसको डर भी लग रहा था, और डर के कारण बहुत कमजोरी भी इसको लग रहा था, है ना। तो नहीं होता जब समटाइम्स हम लोग कुछ अचानक देखते हैं, अंधेरा सा देखते हैं, तो भयानक सा डर हम लोगों को लगता है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है। फिर है जनरेट, उत्पादन करना, मतलब जिस चीज को हम लोग देख रहे हैं तो लगता है हमारे सामने वो उत्पन्न हो रहा है, वो चीज हमको सामने में आ रहा है, तो उसके लिए यूज किया गया है। फिर है आपको रेशेट, चर्चा करना, व्याख्या करना। ये जो गैगरिन जो है ये अपने अनुभव को जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं उसके लिए इस वर्ड का यूज किया गया। फिर वेटलेसनेस, भारहीनता, भारहीनता मतलब जब वेट मतलब वजन, और लेटलेस मतलब होता है कि मतलब उसको कम करना, तो वजन कम करना, तो वजन कम होता है। जैसे अभी हम लोग पृथ्वी पे है, तो यहाँ पे हम लोगों को अपना वजन समझ में आ रहा है। यही जब हम लोग स्पेस में होंगे तो हमारा वजन क्या हो जाता है, जीरो ग्रेविटी में हमारा वजन कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको जो अनुभव हुआ था वो वेटलेसनेस का, उसके लिए किया गया। फिर है सस्पेंड, निलंबित करना होता है, इसका मतलब सस्पेंडेड का, या तो पूरी तरह से उसको जब कोई भी आपका कुछ सपोर्ट ना हो, कोई भी जॉब नहीं हो, तो कहता है ना सस्पेंड कर दिया गया उसको,
तो एयर में उसको सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब उसके पास कोई भी सहारा नहीं था। फिर है कन्वीनिएंट। कन्वीनिएंट मतलब होता है सुविधाजनक या आसान सा। फिर है क्रैशिंग। क्रैशिंग मतलब होता है टकराना। जिप। जिप से बंद करना। कॉम्प्लिकेटेड कठिन सा, नहीं कहते बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत ही कठिन समस्या है, कठिन सिचुएशन है, तो उसके लिए यूज किया गया है। फिर ये है पेल ब्लू, पीलापन वाला ब्लू, या कह सकते हैं धुंधला वाला ब्लू, मतलब जो पूरी तरह से ब्लू ना हो, उसके लिए यूज किया गया है। फिर है गेंट्री। गेंट्री मतलब होता है ढांचा। अब आइए इसका क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। करा वन बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग इन द एक्सप्रेस लाइफ टू गैगरिन वाज दैट। करा गैगरिन जो ट्रेवलिंग किया था, उसके जो लाइफ का सबसे बेहतर बेनिफिट था, वो एक बेनिफिट हमसे पूछा जा रहा है। गैगरिन जो ट्रेवल किया था, उसके लाइफ का जो वो बेनिफिट वाला ट्रेनिंग था, वो क्या था उसमें से? ही कुड, पहला ऑप्शन है ही कुड कम डाउन इन लेस टाइम। क्या वो कम समय में नीचे आ गए थे? ये बेनिफिट था उसके लिए। फिर दूसरा है ही डिड नॉट हैव टू पे फॉर इट। क्या उसको इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता? ये बेनिफिट था गैगरिन के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन आपका जो है पहला, ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि वो कम समय में तो आए नहीं थे। और उसके बाद ही डिड नॉट हैव टू पे फॉर इट, उसको पे करने का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? इमेजिन कर रहे थे उस समय में, उसी पे ना आधारित है ये। और फिर कहता है इट वाज वेरी थ्रिलिंग। इट वाज वेरी थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचक। थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है? रोमांचक। और फिर कहता है ही एक्सपीरियंस द जीरो ग्रेविटी। क्या वो जीरो ग्रेविटी का अनुभव किए थे? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ऑप्शन जो है हमको, इस दोनों पे चर्चा, पहला तो दोनों मेरा गलत हो गया। कहता है क्या उसको रोमांचक, क्या इट वाज रोमांचक, उसका ये जो जर्नी था वो क्या रोमांचक था, उसके लिए यादगार था? तो इस पे थोड़ा सा आप लोगों को डाउट हो सकता है कि कहीं हो सकता है आसमान में उड़ रहा है वो, जीरो ग्रेविटी में है, तो हो सकता है उसको मजा आ रहा होगा, इसीलिए यूज किया है। तो यहाँ पे हम लोग अक्सर फंस जाते हैं। अब आपका ये भी गलत है, क्योंकि उसको मजा तो आ नहीं रहा था। यहाँ पे भयानक सा शब्द का यूज किया गया है कि उसको डर लग रहा था, भय लग रहा था। अब बताइए, आपको डर लगेगा तो मजा आएगा? हाँ, झूला पे आपको चढ़ा दिया जाए और वहां से बोले तार कट गया, अब तुम गिरने वाले, तो मजा आएगा कि डर आएगा? तो डर आएगा। तो वहां पे ये भी मेरा जो है रॉन्ग हो जाता है। कहता ही एक्सपीरियंस द जीरो ग्रेविटी। तो सही आंसर है इसका 4 नंबर, कि वो अपनी लाइफ में पहली बार वोस्तोक पे चढ़ के जब पृथ्वी का परिक्रमा किए थे, तो उन्होंने जीरो ग्रेविटी का आनंद लिया। पैराशूट से जब 40 बार लगभग वो कठिन कठिन परीक्षा अपना दिए थे, वो छलांग लगाए थे। कहाँ से? मॉस्को यूनिवर्सिटी के एक बिल्डिंग है, यहाँ देखिएगा हम अंडरलाइन किए उसको, है ना, द एक्सप्रेस लाइफ ऑफ ग्रेट। ये उस इमारत का नाम है जहां से छलांग लगाया गया था। कितने मंजिल से लगाया गया था? तो 28वां मंजिल से लगाया गया था। कितनी दूरी थी? 500 फीट की दूरी थी। आ रहा है समझ में? अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंख बंद करके आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। अब इसका हिंदी में भी हम ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखा देंगे। हिंदी भी ट्रांसलेट किया हुआ, उस पे भी हम आपको समझा देंगे। तो एक बार अगर आप स्टोरी इसका समझ लीजिएगा, गद्यांश समझ लीजिएगा, तो आपको बन जाएगा। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही था मेरा? 4 नंबर, ये सही है। ठीक। आइए देखते हैं। 4 नंबर हम लोगों ने टिक कर दिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 नंबर। ठीक है। अब दूसरा है स्टडी द फ्लोइंग स्टेटमेंट। और द मीन ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है? कथन। स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है? कथन। नहीं कहते हैं कि पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया है, अपना कथन व्यक्त किया कि हाँ हम गुनेगार हैं, नहीं है, ये है ना? तो वही स्टेटमेंट, ये डेली लाइफ से रिलेटेड वर्ड है, ये सबको लिखाना या इसको याद करना जरूरी नहीं है। हम लोग कभी कभी बहुत सारे अपने डेली लाइफ में इंग्लिश वर्ड भी यूज करते हैं, है ना, जिसका एक्चुअल मीन पता नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी उसका हम लोग कहीं ना कहीं अर्थ समझते हैं कि स्टेटमेंट मतलब क्या हो सकता है।
इसलिए इसको हम नहीं लिखवा। तो कह रहा है स्टडी द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट, ये जो कथन दिया गया है, इसको पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। कह रहा है कि 1 अप्रैल 12 गैगरिन वोक अप 5। क्या गैगरिन 5 बजे उठे थे? देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कितने बजे जगे थे जी? 12 अप्रैल, इस लाइन में, हाँ यहाँ होगा। देखिए रोज, है ना, कितने बजे उठे? तो 5:30 में। तो कथन समझिएगा ध्यान से। 1 अप्रैल 12 गैगरिन वोक अप एट 5:00। क्या वो 5 बजे जगे थे? नहीं। ही रोट अ ब्लू स्पेस सूट, ध्यान से, सॉरी, ही वोर अ ब्लू स्पेस सूट। वो ब्लू स्पेस सूट वोर किए थे, पहने थे। तो यहाँ देखिएगा कि वो ब्लू नहीं पहने थे। कैसा पहने थे जी? पाइन ब्लू पहने हुए थे यहाँ पे, है ना। पाइन ब्लू है कि पेल ब्लू है जी? ले, आप भी गड़बड़ करते हैं। पेल ब्लू पहने थे। पेल पेल ब्लू मतलब ब्लू जैसा लेकिन धुंधला ब्लू, ठीक है, पीलापन वाला ब्लू कह सकते हैं या धुंधला ब्लू कह सकते हैं उसको, जो पूरी तरह से ब्लू नहीं हो, ब्लू जैसा दिखे, ठीक है। तो धुंधलापन वाला ब्लू कलर का वो पहने हुए थे सूट, ठीक है। तो ये दोनों देख लिए, आ गया समझ में। अब कहता है ही ट्रेवल्ड इन स्पेस इन वॉस्टॉक, और वो वॉस्टॉक पे ट्रेवल किए थे स्पेस में। तो ये तो सही बात है, किए हुए थे, है ना। अब देखिए इसका ऑप्शन है ए एंड बी आर रॉन्ग बट सी इज राइट। ए और बी दोनों गलत है। कौन कौन गलत है जी? ए और बी। 12 अप्रैल को, है ना, और ही वोर अ ब्लू स्पेस सूट, ये दोनों कह रहा है इसकी, ये दोनों गलत है और सी सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है सही है। अब कह रहा है दूसरा नंबर में ए एंड बी आर राइट। ए और बी दोनों सही है और सी इज रॉन्ग, सी गलत है। अब फिर तीसरा कह रहा है कि बी एंड सी आर राइट, बी और सी ये दोनों सही है। क्या कह रहा है? बी और सी ये दोनों सही है, बी एंड सी दोनों सही है और ए इज रॉन्ग, ए गलत है। फिर चौथा कह रहा है ए एंड सी आर राइट बट बी इज रॉन्ग। क्या होगा इसका, बताइए जल्दी। ऑप्शन ए एंड बी आर रॉन्ग, ए और बी दोनों गलत है, सी सही है। हाँ, कैसे सही है? क्योंकि ये 12 अप्रैल को ये 5 बजे नहीं, 5:30 में जगे थे। कितने में जगे थे? 5:30 में। तो ये बात तो इसका गलत हो गया। फिर ही वोर अ ब्लू, ओनली ब्लू यूज किया गया, जबकि यहाँ पेल ब्लू का यूज किया गया था। तो ये ऑलरेडी ये भी गलत हो गया, है ना। अब ही ट्रेवल इन अ स्पेस इन वॉस्टॉक, ये बात तो सही है, क्योंकि वो वॉस्टॉक पे गैगरीन पहली बार वॉस्टॉक 1 पे वो पृथ्वी का परिक्रमा किए थे। तो इसलिए ये ऑप्शन ए नंबर, ए एंड बी आर रॉन्ग बट सी ये सही। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं और इसका क्वेश्चन पे। अब देखिएगा यहाँ, इसमें भी लिखा हुआ है ना। देखिएगा, लेट्स इवैल्यूएट द स्टेटमेंट ऑन 12 अप्रैल गैगरीन वॉक अप 5 रॉन्ग, क्योंकि वो 5:30 में जगे थे, है ना। ही वोर अ ब्लू स्पेस सूट, ये भी गलत है, क्योंकि वो कौन सा पहने हुए थे जी? पेल ब्लू पहने हुए थे। सी नंबर ही ट्रेवल इन अ स्पेस, ये तो सही बात है, क्योंकि वो स्पेस में ट्रेवल किए थे, और किससे किए थे? वॉस्टॉक से। क्लियर हो गया? चलिए, एक मिनट, देखिए दिख रहा है। अब देखिए कह रहा है गैगरीन वाज ए या एन। गैगरीन वाज ए या एन, जब कोई वॉवेल वाला साउंड का बात होगा तो हम लोग एन का यूज करेंगे, और अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड का बात होगा तो हम लोग ए का यूज करेंगे। तो हम लोग इसको समझते हैं कि गैगरीन वाज ए या एन। गैगरीन क्या था? कह रहा है पैराट्रोपर। क्या वो पैराट्रोपर था? स्पेस ट्रेवलर था? फिर है एडवेंचर टूरिस्ट था? या फिजिस्ट? फिजिस्ट लिखा हुआ है, फिजिशियन नहीं है।
फिजिस्ट एट मॉस्को यूनिवर्सिटी। क्या वो अध्यापक थे मॉस्को यूनिवर्सिटी में? नहीं थे। वो क्या थे जी? 2 नंबर सही है। स्पेस ट्रेवलर थे। चलिए, आंसर देख के बोल रहे हैं? नहीं, वो स्पेस ट्रेवलर थे। देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है, गैगरिन वाज अ स्पेस ट्रेवलर, है ना, कॉस्मोनॉट एज ही ऑर्बिटेड अर्थ अबाउट वोस्टॉक फर्स्ट, क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाए थे वोस्टॉक फर्स्ट पे, तो स्पेस ट्रेवलर थे। कोई दिक्कत? फिर कह रहा लुकिंग एट द वर्ल्ड पासिंग बीनेथ। बीनेथ वर्ड कहाँ से आया? सबसे पहले ये बताइए क्या है बीनेथ, क्या है बीनेथ? मतलब क्या होता है ये बताइए। नहीं पता? नीचे की ओर। बीनेथ मतलब क्या होता है? नीचे की ओर, है ना। जब हम लोग बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं, है ना, और हमारे और मेरे मतलब पैर से जस्ट उनसे सटा हुआ कोई भी वस्तु नहीं होता है, तो उसके लिए बीनेथ का यूज करते हैं। बाकी आप लोग तो अंडर द टेबल ये सब पढ़े होंगे, इन द पॉकेट, तो प्रीपोजिशन है। ये क्या है? क्या बता रहा है ये? जगह बता रहा है। लुकिंग एट द वर्ल्ड पासिंग, वो जो जब वो स्पेस में थे, गैगरिन जब स्पेस में थे, तो वो जो नीचे से देख रहे थे संसार को गुजरते हुए, है ना, दुनिया चलती हुई जब वो देख रहे थे, तो वो कहाँ से देख रहे थे? अपने नीचे से। तो उस वस्तु का, उस दुनिया का जो गुजर रहा था, उसके और गैगरिन के बीच में कोई चीज नहीं था, एयर था बीच में, है ना। जब एयर का बात होता है तो फिर वहां पे बीनीथ का यूज किया जाता है, जब वस्तु से सटा हुआ नहीं हो। प्रीपोजिशन का क्लास हम लोग बनाएंगे, है ना, ग्रामर स्पेशल बनाएंगे, तो उसमें आप लोगों को सब कुछ समझा दिया जाएगा, टेंस, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब सब क्लियर कर देंगे। स्पेशल ग्रामर का एक अलग से वीडियो बनेगा। अब देखिए, द अंडरलाइन वर्ड इज ए या एन, एन एन दे दिया हुआ है यहाँ, इज ए या एन, ठीक है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है बीनीथ, इसका यूज किस चीज के लिए किया गया, या ये क्या हो सकता है? क्या बीनीथ कंजंक्शन है? कंजंक्शन क्या होता है जी? नहीं पढ़े हैं? अच्छा, चलिए बता देंगे हम फिर से। ये जोड़ता है ना। कंजंक्शन मतलब हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि ये फेविकॉल का काम करता है। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को जोड़ता है। क्लियर? ये क्या कंजंक्शन है या आर्टिकल? आर्टिकल तो पढ़े हैं, ए, एन और द, पढ़े हैं ना। डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, 2 प्रकार का। फिर से हम क्लास लेंगे तो बता देंगे, ठीक है। फिर आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अर्थ क्या होता है? जो कोई भी चीज का, कोई सेंटेंस का या कोई घटना का प्रीपोजिशन, वो पोजीशन बताता है कि कहाँ पे हो रहा था घटना, कौन जगह पे हो रहा था, पोजीशन क्या था उसका। तो विनीथ नीचे वाला पोजीशन था। जब स्पेस में वो ट्रेवल कर रहे थे तो उसके नीचे से दुनिया गुजर रही थी, तो नीचे की ओर, है ना। ये आपको 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर? ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। सही क्या है आपका? 3 नंबर प्रीपोजिशन। क्लियर? यहाँ देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है, द अंडरलाइन वर्ड ब्रेथ इज अ प्रीपोजिशन। बेनेथ क्या है? प्रीपोजिशन। चलिए 125 आते हैं। स्टडी द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट, अभी तुरंत बताए थे स्टेटमेंट मतलब कथन होता है, तो ये जो वाक्य इसका, ये जो कथन है उसको समझते हैं क्या होता है। देखिए, इन हिज प्राइवेट लाइफ गैगरिन वाज अ पोएट। क्या अभी जो हम लोग गद्यांश पढ़े थे, इसमें पैसेज जो पढ़े थे, उसमें कहीं पे इस बात का चर्चा किया गया था कि गैगरिन जो है वो एक प्राइवेट लाइफ में, अपना पर्सनल लाइफ में वो जो है एक पोएट रहा है? ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया। हाँ, ये कहा गया था कि वो मन ही मन अपना आधा अधूरा कोई पोयम को दोहरा रहा है, ये कहा गया था। बताइए, आप लोग कभी कभार जब डर लगता होगा तो आप लोग गाना गाते होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते, गाना डर लग रहा है तो रास्ता में जा रहा है, डर लग रहा है तो गाना गाते जा रहा है। क्या वो सिंगर है? हम भी नहाते समय ठंडा लगता है बाथरूम में गाना गाते हैं, तो क्या हम सिंगर हैं? नहीं है। तो इसलिए वो अपने प्राइवेट लाइफ में क्या थे नहीं थे इसका चर्चा नहीं किया गया, और पोएट नहीं थे इसका भी चर्चा नहीं किया गया, है ना। ये तो क्लियर है, क्योंकि चर्चा हुआ नहीं कि वो एक पोएट रहे थे।
वो थे कौन? तो स्पेस ट्रेवलर थे ना, थे ना, जिस पे चर्चा किया गया है। तो वो पोएट नहीं थे, ये तो क्लियर है। तो मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत, ये हो ही नहीं सकता है। हो सकता है जी? नहीं हो सकता। चलिए फिर आते हैं, इन द एक्सपेरिमेंटल डार्क रूम देयर वाज नो एयर। हाँ, यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंटल डार्क रूम था, जिसमें उसको कार कोठरी में बंद किया गया था, उसको कारावास दिया गया था, एक तरह से कह सकते हैं, खुद को लिए या उसको कोई दिया, तो वो एक कारावास शब्द का यूज किया गया था, बताएं अभी वर्ड मीनिंग में भी। तो वो जो कोठरी में बंद था, कारावास में जो बंद था, क्या उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ था कि उसमें एयर नहीं था? सोचने वाली बात है। अगर इस अगर इस क्लासरूम को पूरी तरह से पैक कर दिया जाए, तो फिर भी इसमें लिटिल एयर रहेगा, तभी हम लोग सांस ले पाएंगे, है ना? कार उस कोठली में जो है, जहाँ पे वो बंद थे अंधेरे रूम में अनिश्चित समय के लिए, तो उसमें कहीं ऐसा आपका पैसेज में नहीं लिखा हुआ है कि उसमें हवा ही नहीं था। उसमें लिखा हुआ ये होगा कि उसमें एयर था, लेकिन एयर की सरसराहट नहीं थी। एक होता है हवा जो नॉर्मल हम लोग सांस ले रहे हैं, एक होता है कि थोड़ा बहुत भी हवा चले तो उसका अनुभव होता है आदमी को, हवा का आवाज आता है, सरसराहट घरघराहट वाला आवाज आता है हवा का, है ना? तो वो कह रहा है कि इन द एक्सपेरिमेंटल डार्क रूम देयर वाज नो एयर। एक्सपेरिमेंटल डार्क रूम में कोई हवा नहीं था, बिल्कुल ही हवा नहीं था। तो जिंदा रहता गैगरीन, तो चल बसता, फिर पैराशूट से छलांग कौन लगाता? तो ये कथन भी इसका गलत है। अब कर बोथ ए एंड बी आर राइट, दोनों सही है। ए एंड बी आर राइट, दोनों सही है। 3 नंबर सही होगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, अभी तो सामने में ही है ना, तब न समझ में आएगा आपको। तो बोथ ए एंड बी आर राइट कराए, दोनों सही है, ए और बी। प्राइवेट लाइफ में वो एक पोएट थे, नहीं थे ना? क्या वो उस कमरा में बिल्कुल एयर ही नहीं था? बिल्कुल एयर नहीं रहता तो जीता जी, मर जाता ना। तो इसका कथन ए नंबर तो बिल्कुल ना गलत हो गया। तो कैसे बोल रहे हैं आप, देखिए। अब आते हैं दूसरा, देखिए कह रहा है ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है। तो ए में क्या कह रहा है जो सही है जी? इन हिज प्राइवेट लाइफ गैगरिन वाज अ पोएट, मतलब ये सही है, लेकिन वो डार्क रूम में एयर नहीं था, ये गलत है। पता नहीं, इसको छोड़िए फिलहाल के लिए, देखते हैं। क्योंकि जब ये कह रहा है ए इज राइट, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा ना जी। पोएट तो था नहीं ना, ये तो पहले नंबर ऑप्शन से हमको समझ में आ गया ना, तो इस पे हम चले क्यों? इसको भी क्या कर दें, क्रॉस कर दें। अब कह रहा है बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग, बी सही है लेकिन ए गलत है। तो कहने का उसका मतलब हुआ कि बी सही है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डार्क रूम में हवा नहीं था, ये बात सही है, लेकिन वो पोएट नहीं थे, ये बात गलत है। वो पोएट थे, ये बात गलत है। वो पोएट थे, ये बात गलत है। समझे? उस रूम में एयर नहीं था, ये कथन सही है, लेकिन वो पोएट थे, ये बात गलत है, ये कह रहा है वो। लेकिन यहाँ देखिए चौथा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? बोथ बी, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, मतलब दोनों गलत है। ना तो वो प्राइवेट लाइफ में कोई पोएट थे, और ना ही उस रूम में बिल्कुल एयर नहीं था, ऐसी कोई बात का चर्चा किया गया है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्यों सही है जी? क्योंकि ये तो साफ समझ में आ रहा है कि प्राइवेट लाइफ में वो क्या थे, नहीं थे, मतलब पोएट नहीं थे, इसका तो क्लियर है। तो ये तो मेरा गलत है। दूसरा कह रहा है कि डार्क रूम में बिल्कुल देयर वाज नो एयर, नो एयर मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल एयर नहीं था। ये बात नहीं कहा गया था, ये कहा गया था कि हवा का कोई हलचल नहीं था, हवा का कोई हलचल नहीं था। इसलिए हम लोगों का आंसर ये सही है। क्लियर? आ गया समझ में? अब देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 4 आर नॉट मेंशन इन पैसेज। यहाँ 1 and 2 होना था, ठीक है, ए और बी होना था। बोथ स्टेटमेंट 1 and 4, यहाँ 1 ए एंड बी था, ठीक है, गलत लिखा है। ए एंड बी आर नॉट मेंशन इन पैसेज।
ए और बी दोनों कथन जो है पैसेज में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, दोनों गलत होगा। है समझ में? तो यहाँ थोड़ा ठीक करना था। चलिए और देखते 126 ना। ओ अच्छा, ये तो जूम होगा। ठीक 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 ठीक। देखिए दिख रहा है। अब देखिए यहाँ कह रहा है, इस पे मत घबराइएगा, ये डॉट डॉट दे दिया तो ये आप लोगों को फंसाने के लिए दिया गया है, समझ गए? अब समझिए, यहाँ से पढ़िए इसको। एंड ही एंटर्ड द केबिन, एंड ही एंटर्ड द केबिन। आप लोग फंस जाइएगा, यहाँ पे खोजते रहिएगा कि भाई यहाँ क्या होने वाला है ना? तो उसको खोजिएगा तो कभी आपको आंसर नहीं मिलेगा। अप्लाई करिए दिमाग। अभी तुरंत हम बात कर रहे थे कंजंक्शन का, कर रहे थे ना। मैं बोला हूं ना कंजंक्शन के बारे में, क्या होता है वो? जस्ट लाइक इंग्लिश में एक फेविकॉल का काम करता है, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, दो कथन दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा। एंड वी एंटर्ड द केबिन, द अंडरलाइन, द अंडरलाइन पैसेज इज ए या एन। ये जो अंडरलाइन किया गया है, इस कथन का क्या अर्थ हो सकता है? इस फ्रेज का अर्थ क्या हो सकता है? ए नंबर है कोऑर्डिनेट, 2 नंबर है नाउन। क्या ये इतना बड़ा नाउन हो सकता है जी? हाँ, कभी नहीं हो सकता उतना बड़ा नाउन इसका। कोई नाम दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है। तो ये भी नहीं है ना? नाउन तो नहीं है। पहले गलत वाले को हम क्या कर लेंगे? साइड कर लेते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा नाउन तो हो नहीं सकता। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग बट पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, कुछ भी हो सकता है उसका। तो यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रहा, नेमिंग वर्ड कुछ है नहीं। एक नेमिंग वर्ड केबिन दिखा है यहाँ, है ना? इंटर तो होगा नहीं। ही भी जो है नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन क्या होता है जी? नाउन से जो पहले आता है। हाँ, नाउन के बदले, जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। हमेशा हाँ मत बोलिए, हम फंसाते भी है बोल के उल्टा पुल्टा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब देखिए इसको। तो एंड ही इंटर्ड द केबिन, ये नाउन तो होगा नहीं। दूसरा आते हैं, क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव मतलब क्या होता है जी? कोई भी चीज का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव वही ना होता है, विशेषण। अब देखिए, क्या ये एडवर्ब है? एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब, जो क्रिया का विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो यहाँ कोई क्रिया की तो बात हो नहीं रही है, नाउन का तो कोई बात नहीं हो रहा है ना? और विशेषता का तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, जरूर इससे पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी ना एंड है। एंड तभी लगता है जब दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, है ना? तो एंड से पहले जरूर कुछ रहा होगा। ये एंड ही हमारा आंसर के पास हमको ले जाएगा। एंड किससे रिलेटेड है? तो ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से रिलेटेड। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? अब इसका पढ़िए। हाँ, वो लेकिन हम जानते हैं शॉर्टकट में ये चीज हम कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर ज्यादा क्वेश्चन पे दिमाग लगाइएगा तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप सीधा यहाँ देखिए कि यहाँ एंड का यूज हुआ, उससे पहले कोई सेंटेंस था जो हमें दिख नहीं रहा, अनविजुअल है ना? तो एंड का प्रयोग तभी हुआ होगा जब कोई सेंटेंस जुड़ा होगा। जोड़ने का काम कौन करेगा? तो कंजंक्शन करेगा। कंजंक्शन का जब आप काइंड्स पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में ये आ जाएगा। सबको यहाँ, क्योंकि गलत ऑप्शन तो हम पहले साइड कर दिए हैं। ये नाउन तो होने से रहा, नाउन तो होगा नहीं, एडवर्ब भी होगा नहीं, है ना? और एडजेक्टिव भी नहीं हो रहा है। तो जब तीनों मेरा गलत ही हो रहा है, क्योंकि तीनों में ये तो मैच हो ही नहीं रहा है, कंजंक्शन जरूर कुछ छूटा होगा जिसको जोड़ने की बात कर रहा है वो, है ना? देखिए यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया है, द अंडरलाइन पैसेज, द अंडरलाइन फेस एंड ही इंटर द केबिन, एंड ही इंटर द केबिन इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है।
कहता है इट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, ये दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है ना। अब कहता है इंडिकेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, जो इंडिकेट करता है एक्शन का सीक्वेंस को, एक्शन मतलब कार्य होता है, एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य होता है, उसको वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेट मतलब समझते हैं, फोकस करना, उस पर बताना, दर्शाना। क्लियर। अब देखिए 127 नंबर में क्या कह रहा है, गैगरिन वॉज शट अप इन अ डार्क रूम, गैगरिन जो है अंधेरे कमरे में बंद किया खुद को, टू फील लाइक इन अ स्पेस केबिन, क्या स्पेस केबिन में कैसा फील होता है उस चीज को समझने के लिए। अब पनिशमेंट, क्या उसको कोई पनिशमेंट मिला था, पनिशमेंट समझते हैं, सजा, क्या उसको कोई सजा मिला था, नहीं, या खुद को दे रहा था कोई सजा, बहुत काम कर लिया अब अपने आप को सजा देते हैं, है ना। टू मेडिएट, इसका भी लिखाए है, देखिएगा यहाँ, मेडिएट, अच्छा स्पेलिंग हम आपको भेज देंगे। क्या है, टू मेडिएट, मध्यस्थ काम करना होता है इसका, क्या होता है, मध्यस्थ काम करना, लिखा दिया जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। एज एन एक्सपेरिमेंट, क्या वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो ध्यान से समझिएगा, क्या वो फील कर रहा था कि स्पेस केबिन में है, या खुद को पनिशमेंट दे रहा था, या वो मध्यस्थ कोई काम कर रहा था उस पे, हाँ, काम भी नहीं कर रहा था। अब कर रहा है एज एन एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, क्या होगा इसका जी, एक्सपेरिमेंटे कर रहा था, हम्म, नहीं पता, वो फील कर रहा था ना, फील ना कर रहा था जी, वो महसूस कर रहा था। क्या होगा जल्दी बोलिए, ए होगा या फोर होगा, ए नंबर होगा, हम्म, नहीं, इसका आंसर होगा फोर नंबर, हम्म, ये गलत लिखा है, आप लोग इस पे काहे जा रहे हैं, हाँ, हाँ, क्लियर है, हाँ, इसका मतलब है कि आप अच्छे से पैसेज को पढ़े हैं। सबसे ज्यादा हम लोग यहीं फंसते हैं आकर के, कि एक्सपेरिमेंटे तो था, वो महसूस कर रहा था, नहीं, वो एक अनुभव ले रहा था कि स्पेस केबिन में कैसे लगता है, क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। कौन सही है, देख रहे हैं किस तरह से भटक रहे हैं, ये काम वहां नहीं करना है, ठीक है, आया समझ में। हाँ, देखिए बात दोनों सेम है ना। ये अगर आप इसको देखिएगा और ये 4 नंबर ऑप्शन देखिएगा, तो आपको बेहतर 4 नंबर इसलिए लगेगा, क्योंकि लगेगा कि वो एक एक्सपेरिमेंटे तो कर रहा था कि हम कूदेंगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा, है ना। तो उसमें भावना में नहीं बहना है, ठीक है, जो पैसेज में लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड आपको आंसर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है वहाँ, है ना। कभी कभी हम लोग अपना दिमाग लगा लेते तो वहां पे हम लोग फंस सकते हैं। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज कन्वीनियंट एंड एक्सपेंसिव वे, एज कन्वीनियंट एंड एक्सपेंसिव वे, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड।
कह रहा है ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है? इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है? नियरेस्ट मतलब मिलता जुलता, नजदीक सा, है ना? तो सबसे पहले आते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का अर्थ क्या होता है? क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? क्रैक करना, टूटना, दरार आना, है ना? दीवार क्रैक कर गया, दीवार में दरार आ गया, है ना? या कप में बोलते हैं कप क्रैक कर गया, हड्डी क्रैक कर गया, दरार आ गया, बोलते हैं ना? ये डेली लाइफ से रिलेटेड वर्ड है आपका क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब क्या हो गया? दरार आना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कन्वेंट का मतलब क्या होता है ना? तो इसका मतलब होता है आसान। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आसान। आसान समझते हैं क्या होता है? हल्का। लिख दे क्या? आसान। अब आपको ढूंढना क्या है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से किसका मतलब आसान हो सकता है। ये तो दरार तो कभी आसान के समान नहीं होगा, दरार और आसान में फर्क होता है ना? फिर आपका कॉन्ट्रिट, इसका अर्थ क्या होता है? तो कॉन्ट्रिट का अर्थ होता है दुखित। क्या होता है? दुखित। दुखित समझते हैं ना, बहुत ज्यादा जब खुश होते हैं। जी। दुखित ये नहीं होता है जी। जब जब दुख होता है, जब कोई कष्ट होता है तो वो होता है दुखित। ठीक है? उसके बाद देखिए, फिर है कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब होता है हार्दिक, हर्ष और उल्लास के साथ। नहीं कहते हैं 15 अगस्त पे जो है आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कहना पड़ रहा है, इसी दिन हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। अच्छा, कभी कभी गणतंत्रता दिवस भी मन जाता है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाता है? हार्दिक। तो क्या आसान, ट्रैकिंग मतलब दरार, और कोऑर्डिनेट, क्या इससे उसका कोई मतलब हो रहा है? आसपास नियरेस्ट उसका मीनिंग आ रहा है? नहीं। अब लास्ट मेरा क्या बचता है? हैंडी। इसका मतलब क्या होता है? आसान। क्या होता है? नहीं कहता मेरे हाथ का खेल है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, हाथ वाला खेल है ना? तो हैंडी का इसलिए यूज किया गया। इसका भी मतलब होता है आसान। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आसान। क्लियर? ये आपका 121 से 128 तक का ये पैसेज का आपका आंसर है। अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़े हैं तो आपको खुद ब खुद बन जाएगा। और कुछ न्यू वर्ड है इसका, तो वो वर्ड मीनिंग आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। वर्ड मीनिंग जितना याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा आपको समझ में उतना अच्छा से आएगा। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।